नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर में आप सभी का स्वागत है। यूथ एंड सोल्जर, भविष्य की संभावनाएं। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। यह खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनडीए और सीडीएस की तैयारी पर कि आखिरकार कैसे इन परीक्षाओं के जरिए सेना में करियर बना सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल आर.एस. भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बन सकते हैं आप सेना में अधिकारी, आप कैसे एनडीए और सीडीएस के जरिए तैयारी कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या तरीका रहेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और भर्ती निर्देशक भी रहे हैं, जो भर्ती से संबंधित है। फिलहाल कर्नल साहब मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं। इसके साथ ही करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। इनके लिए भी कार्य कर रहे हैं। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। सर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं युवाओं के लिए और उनके करियर के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको ऐसे कार्यों के लिए जिनके जरिए हमारे जो देश के युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने करियर की सही राह को चुन रहे हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। पहला सवाल सर, मैं इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ लेना चाहूंगा। एनडीए और सीडीएस परीक्षा आखिरकार क्या है? इन परीक्षाओं के जरिए क्या मुकाम हासिल किया जा सकता है? एनडीए और सीडीएस ये दोनों मुख्य गेटवे हैं कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। जी जी, बेसिकली ये है इनका मेन, ये जरिया है किसी भी परीक्षा के जरिए, यानी कि आर्मी में जाने का एक तरीका है, एक रास्ता है जो आपको या तो एनडीए के जरिए, आप सीडीएस के जरिए इन परीक्षाओं में जा सकते हैं। इनके अलग अलग माध्यम हैं, इनकी कैटेगरी अलग है, वो क्या है वो भी आप जान लेते हैं। इन दोनों परीक्षाओं में सर अंतर क्या है एनडीए और सीडीएस में? क्या दोनों में से किसी भी एक परीक्षा को पास करके कमीशन अधिकारी बना जा सकता है? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एनडीए और सीडीएस जो एग्जामिनेशन है ये मुख्य रास्ते हैं कमीशन ऑफिसर बनने के लिए। दूसरी बात ये कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन है, ये एनडीए अगर मोटे तौर पे एनडीए ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं एनडीए के अंदर पहले 3 साल के अंदर, और उसके बाद में वो प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमीज में जाते हैं। दूसरा सीडीएससी के अंदर क्या होता है कि इसमें आप डायरेक्टली आप जाते हैं प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमीज़ के अंदर जाते हैं, जिनके बारे में हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। और ये भी बताना आवश्यक समझता हूँ कि एनडीए है 10+2 एंट्री लेवल और सीडीएससी है ग्रेजुएशन लेवल। बिल्कुल, एनडीए के जरिए और सीडीएस के जरिए आप ये तैयारी पहले करें, इस परीक्षा को पास करें और आप फिर जा सकते हैं सेना में। उस सेना में जिसके जरिए देश की सेवा होती है, जिसके जरिए पूरे भारत के लोग सुरक्षित हैं, उस सेना में आप काम कर सकते हैं। ये तरीके हैं, गेटवे जैसा कि सर ने बताया है कि रास्ता हो जाता है। इसके साथ ही आप स्कूलिंग का जो समय होता है आपका, उस समय से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया। एनडीए में 12th के लिए और सीडीएस में ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या हर भारतीय नागरिक एनडीए और सीडीएस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है या राज्य विशेष में कुछ बदलाव है? सर, अलग अलग कैटेगरी है क्या क्या राज्यों के अनुसार? ऐसा है कि एनडीए और सीडीएससी के लिए भारतीय और नेपालीज जी के निवासी, मतलब नेपाल के निवासी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्टेट वाइज कोई वैकेंसीज का पॉलिसी नहीं है। जी, यानी कि अलग अलग राज्यों की कैटेगरी नहीं है। कुछ राज्यों को लेकर विशेष, सर जम्मू कश्मीर को लेकर इसमें कुछ अलग प्रावधान है, अंडमान निकोबार को लेकर, या फिर सेम ही कंडीशंस है? सेम है, बेसिक कंडीशन सेम है, क्योंकि अब तो देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए। बिल्कुल। पहले जब
अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान से आए थे या दूसरे बर्मा वगैरह से आए थे उनके लिए पॉलिसीज़ थी। अब सभी, क्योंकि अब जो इस एज के बच्चे जो जाते हैं वो या तो भारत के नागरिक होंगे या नेपाल के नागरिक होंगे, और वो सीधे सीधे आर्मी में फिर भर्ती हो सकते हैं अगर वो परीक्षाओं को पास कर लेते हैं और इन दोनों परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हैं, आप भारतीय नागरिक हैं। तो इसके साथ ही एक और सवाल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें लेना चाहूँगा सर, सेना में प्रवेश के जो दोनों माध्यम हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें कितनी वैकेंसी इनके ज़रिए भरी जाती है? इसको लेकर क्या कोई क्राइटेरिया है, कोई आइडिया है? एनडीए के लिए 370 वैकेंसीज होती हैं जी। इसमें आर्मी की होती है 208, नेवी की 42 और एयरफोर्स की 120 जी। इसमें 28 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए है, जो पहले 19 होती थी। अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें नेवी की वैकेंसीज 3 से बढ़ा के 12 कर दी गई लड़कियों के लिए, आर्मी में 10 है और एयरफोर्स में 6 है। एयरफोर्स में तीनों जो एयरफोर्स के ब्रांचेस हैं, बेसिकली फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इन तीनों की वैकेंसीज़ को अलग अलग दिखाया जाता है। अभी आते हैं सीडीएस में बेसिकली शॉर्ट सर्विस मतलब परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए होता है, इसलिए 341 वैकेंसीज़ हैं। आर्मी की 100 हैं देहरादून के लिए, IMA देहरादून, उसमें सिर्फ पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, और 185 वैकेंसीज नॉन टेक्निकल OTA चेन्नई के लिए हैं, जिसमें लड़कियों के लिए 16 वैकेंसीज हैं और नेवी के लिए, इंडियन नेवी एकेडमी के लिए 22 वैकेंसीज होती हैं और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 वैकेंसीज होती हैं। इसमें एनसीसी की वैकेंसीज शामिल हैं 22 वैकेंसी, जिसके बारे में चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। बिल्कुल सर, महिलाओं का भी आपने इसमें जिक्र कर दिया कि उनको कितना यहाँ पे आरक्षण मिलता है, कितने पद उनके लिए स्वीकृत होते हैं। सर, विकलांगों को लेकर यानी कि दिव्यांगों के लेकर भी इसमें कोई कोटा होता है क्या? क्या सेना भर्ती में दिव्यांग जा सकते हैं? क्या उनके लिए भी ये नौकरी है? बहुत उपयुक्त सवाल आपने पूछा है। ये शंका कई बच्चों को हो सकती है। ये बताना आवश्यक समझता हूँ कि यूनिफॉर्म पर्सनल जो भी हैं आर्म फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कोई वैकेंसी स्पेशल नहीं है, मार्क होती है। ऑब्वियस है कि हमें सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमें पूर्ण भर्ती चाहिए उसमें, और बट डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उनके लिए कुछ कैटेगरीज में विकलांगों के लिए वैकेंसीज होती हैं, तो वहाँ वो अपना करियर अपना सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, देश सेवा के लिए जज्बा होना ज़रूरी है हर किसी में, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया ऐसे हो जाते हैं जहाँ फिर नियम कायदे जो हैं वो अपनाने भी ज़रूरी हो जाते हैं। और यही कारण है कि दिव्यांगों के लिए जो कैटेगरी है, फिर जैसा कि सर ने बताया, दूसरा कोटा होता है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो भर्ती होती है सेना की, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा सर, साल में कितनी बार ये परीक्षा होती है, कितनी बार इसका आयोजन होता है? क्या कोई विशेष माह निर्धारित किया गया है कि सब इसी महीने में ये परीक्षा होगी? क्या इसको लेकर कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है? ये दोनों जो परीक्षा है जी, साल में 2 बार होती हैं जी, और अप्रैल और सितंबर माह में होती है, और इनका जो नोटिफिकेशंस है वो मई और दिसंबर में आते हैं, और 21 दिन का समय मिलता है कि आप अप्लाई करें, और अक्टूबर में, जून और अक्टूबर में इसके रिजल्ट रिटन एग्ज़ाम के आते हैं। जी, ये माह है, आप आराम से इनको नोट भी कर सकते हैं। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो एनडीए सीडीएस की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण टिप्स हैं, जानकारियां हैं, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने पास में सेफ रख सकते हैं। इसके साथ ही अगले सवाल की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा सर, कमीशन अधिकारी बनने के लिए किस प्रकार का उम्मीदवार स्वीकार्य है? कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैसे तैयारी करें? कैसे अपने आप को फिट रखें? कैसा उम्मीदवार स्वीकार्य है सेना में? ये बहुत अच्छा सवाल है जी, कि एक्सेप्टेबल कैंडिडेट क्या होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। सिंपल वर्ड्स में मेडिकली फिट होना चाहिए, वेल एडजस्टेड पर्सन या पर्सनालिटी होनी चाहिए, और उसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ, इसको थोड़ा सा गहराई में समझाना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है,
क्योंकि सेल्फ असेसमेंट करके आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मैं एक्सेप्टेबल कैंडिडेट हूँ या नहीं हूँ। तो मैं कोट करना चाहूँगा यहाँ पे इंग्लिश में ही कि एक्सेप्टेबल कैंडिडेट क्या होता है। A candidate of at least middle level intelligence who may be slightly slow on the uptake but however should be able to identify surface level issue and handle mundane tasks related to his or her peer group। इसका तात्पर्य ये है कि वो आपकी इंटेलिजेंस एवरेज चलेगी, कोई तकलीफ नहीं है। आपका अपटेक, आपकी चीज तेज जो जिसको कहते हैं हम, वो तेज चाहे स्लो हो, स्लाइटली स्लो हो, वो चलेगा जी। बट आपको जो इश्यूज हैं, जो आपके सामने समस्याएं आती हैं, उनको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आपके जो ग्रुप है, आपके हम उम्र वाले या हम रैंक वाले, उनके बीच में आप अपना ताना बाना बना सकें। बिल्कुल। तो ये है एक्सेप्टेबल कैंडिडेट। और इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि इसको क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप को समझा सकें, मतलब ये कि आप अपनी बात को दूसरे को समझा सकें। ये एक्सेप्टेबल कैंडिडेट का एक रिक्वायरमेंट है। आपको कॉमन इश्यूज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप फ्रेंडली होने चाहिए, अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ में आप मिक्सअप होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप मैच्योर होने चाहिए और आपको रूटीन जिम्मेवारी लेने की क्षमता होनी चाहिए। रूटीन डिसीजन, जैसे मैंने पहले बताया, आप लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत मदद के साथ। आपके सीनियर आपको थोड़ी मदद करें तो आप डिसीजन लेने में सक्षम होने चाहिए। आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकें अपने विचारों और आइडियाज़ के बारे में। आप फिज़िकली फिट होना चाहिए और आप डे टू डे जो दैनिक जो कठिनाइयाँ आएंगी, उन ऑड्स को आप सहन कर सकें। और सबसे अहम बात कहना चाहता हूँ कि आप एज ए एक्सेप्टेबल कैंडिडेट, क्या आप में राइट और रॉन्ग की समझ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सही और गलत का फैसला लेना आपको होगा। कई बार ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं जब आप बॉर्डर पर होते हैं, सामने दुश्मन होता है, कई बार ये भी होता है कि साथी जो होते हैं वो हमारे नहीं बच पाते। तो ऐसी कंडीशन में उस आर्मी पर्सन के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेना, सही तरीके से लेना, उस देश के लिए बहुत मायने रखता है, उस अधिकारी के लिए बहुत मायने रखता है, उस सैनिक के लिए बहुत मायने रखता है। और जैसा कि सर ने बताया कि आप में समन्वय बैठाने की ताकत होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण भी है कि देखिए, देश भर से अलग अलग धर्म से, अलग अलग राज्य से लोग पहुंचते हैं, जिनकी भाषा भी अलग हो सकती है, जिनके बोलने का तरीका अलग हो सकता है, रहन सहन अलग हो सकती है। पर जब वो आप आर्मी मिल जाते हैं, एक ही वर्दी में होते हैं, तो आप सबको एक साथ रहना होता है, तालमेल बैठाना होता है, तब जाकर आप देश की सेवा में सही मायने में सही तरीके से आगे काम कर पाते हैं। तो मेंटली लेवल आपका इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि आप इन तमाम विषयों को लेकर सीधे तौर पर आराम से सर्वाइव कर सकें और सेना में भर्ती होकर देश सेवा में अपने उस जज्बे को जिंदा रख सकें। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं कंटिन्यूटी में लेना चाहूँगा सर, कि आपने जैसा कि तमाम पहलुओं को इसमें शामिल किया कि उम्मीदवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें उनको होनी चाहिए, और बहुत अच्छी बातें हैं। अभी से अगर वो सीख जाएंगे तो उन्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी। सर, इसमें ये भी कहा जाता है सेना में, भारतीय सेना के लिए, कि उम्मीदवार जो हैं वो आत्म मूल्यांकन उनको खुद को करना चाहिए। इसका व्यापक अर्थ क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सेप्टेबल कैंडिडेट बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप सिर्फ जो जीवन की दौड़ है वो मार्क्स की नहीं रखें, आप ऑलराउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँगा। और जो अपना सेल्फ असेसमेंट है, उसको आपको 4-5 क्वेश्चंस के ज़रिए अपने बारे में जानना या अपने बारे में एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या मैं एक्सेप्टेबल कैंडिडेट हूँ, क्या मैं मेडिकली फ़िट हूँ, क्या मैं एकेडमिकली फ़िट हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये भी पूछना पड़ेगा आपको कि आप एंजॉय क्या करते हैं, आप ज़िंदगी में क्या काम करना एंजॉय करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी मजबूतियाँ, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, आपके अंदर स्किल्स क्या हैं। जैसे कि आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और आपको ये भी कि आप कौन सा काम पसंद करेंगे, ये भी अपने आप को पूछना है।
और फिर मान लीजिए आपने निश्चय किया कि मैं एक्सेप्टेबल कैंडिडेट की परिभाषा में फिट हो रहा हूँ, मेरे पास में स्किल्स भी हैं, मैं इस काम को एंजॉय भी करूँगा, मेरी मेडिकली भी मैं संयम हूँ, तो आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इस टाइम फ्रेम में एनडीए या सीडीएसई एग्ज़ाम का दूंगा या दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सेना में जाने के लिए तरीके हैं उसके लिए। सर, एनडीए और सीडीएस को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा इसको लेकर हो रही है। सर, इन परीक्षाओं के लिए योग्यता, शर्तें, नियम क्या है? सबसे पहले तो आता है उम्र। एनडीए के लिए 16.5 से 19.5 साल की उम्र और सीडीएसई के लिए 18 से लेके 25 साल तक की उम्र है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेवी और एयरफोर्स है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट है वो फिज़िक्स मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। ये 3 मुख्यतः जो योग्यताएं की शर्तें हैं। जी, आप अनमैरिड हैं, उससे पहले आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद में फिर अलग क्राइटेरिया हो जाता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर हो जाता है। फिलहाल अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। एसएसबी में सर ऑफिसर पोटेंशियलिटी टेस्ट एग्ज़ाम सहित परीक्षाओं की योजना क्या है, ये भी आप दर्शकों को बताएं। जो एनडीए और सीडीएस के दोनों एग्ज़ाम्स हैं, इसमें रिटन एग्ज़ामिनेशन और एसएसबी में जो पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी वेटेज बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझिए आप जी। उसके बाद आते हैं कि मार्क्स कितने होते हैं। एनडीए में रिटन एग्ज़ाम के 900 मार्क्स हैं, उसी तरह से एसएसबी के लिए भी 900 मार्क्स हैं, तो टोटल मिला के 1800 नंबर होते हैं। आईएमए इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 300 टोटल रिटन एग्ज़ाम में होते हैं और 300 एसएसबी में होते हैं। ओटीए चेन्नई के लिए 200 मार्क्स होते हैं रिटन में और 200 ही होते हैं एसएसबी में। ये मुख्यतः प्लानिंग है और इसकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो शायद डिटेल में और भी कोई सवाल अगर आपका होगा तो हम बताएंगे। ज़रूर इसको लेकर और चर्चा की जाएगी। एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा सर, क्या अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए मापदंडों में शामिल की जाती है? और अगर हाँ, तो फिर ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या विकल्प रहेंगे? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई प्रांतों में सिर्फ हिंदी भाषा वाले स्टेट्स की बात नहीं है, सदर्न स्टेट्स में भी है ये प्रॉब्लम, ऑल इंडिया में है कि आपको किस भाषा में अपनी तैयारी करनी चाहिए, किस भाषा का कितना महत्व है। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा सबसे उपयुक्त बात कि जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं वो हिंदी या इंग्लिश में आप दे सकते हैं, दोनों भाषा में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऑफिसर बनने के लिए इंग्लिश भाषा इम्पॉर्टेंट है, बट ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में अगर आप कमज़ोर हैं तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। आप इंटरव्यू के टाइम पे भी एसएसबी के अंदर भी अपनी बातचीत आप हिंदी में भी कर सकते हैं। बेस्ट होता है मिक्स। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं सबसे सोने में सुहागा है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में कमज़ोर है तो आप मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश बोलिए, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। एनडीए और जब आप अकेडमीज में पहुंचते हैं तो जो कैडेट्स इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं उनके लिए इंग्लिश की अलग व्यवस्था की जाती है, उनको इंग्लिश में सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो है जनरल बात। अब आते हैं कम्युनिकेशन की महत्वता। देखिए, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आप लीडर हैं, ऑफिसर हैं, मिलिट्री लीडर हैं, तो आपको एक्सप्रेस करना है तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इम्पॉर्टेंट है, वर्बल हो चाहे रिटन हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप कॉमन आम भाषा में हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप जो कहना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ हैं एज ए लीडर, आपको दूसरे तक, अपने ग्रुप तक को पास करने हैं, क्लैरिटी में होनी चाहिए और उसमें आपकी जो निर्देश है, जो आदेश हैं वो क्लियर जाने चाहिए। आपको ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन से के जरिए, और ताकि आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है जो आपने अपने लिए एज ए लीडर, मिलिट्री लीडर, चाहे कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, मेजर है, कुछ भी रैंक में है, आप उस अपना
ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। मैं कैंडिडेट्स या जो भावी कैंडिडेट्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा, आप अपनी भाषा, चाहे वो हिंदी की कमजोरी है चाहे इंग्लिश की है, दोनों को रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कार्यरत होइए। और इसके लिए काफ़ी कुछ मटेरियल मार्केट में भी है कि आपको कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आप तैयारी अभी से रखिए और भविष्य में जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब इंटरव्यू होगा, आप उसे ज़रूर हासिल कर पाएंगे, उसमें पास हो पाएंगे। तैयारी आप अभी से कीजिएगा। और जैसा कि कहा जाता है लीडर यानी कि जो लीड करें, तो आप जब लीड करते हैं तो फिर आप हर प्रकार से उस काबिलियत को रखने वाले होने चाहिए, उतने काबिल होने चाहिए ताकि आपको जो बाकी सेना में जो लोग शामिल हैं, जो आपके पीछे हैं, आप उन्हें कवर कर सकें और उन्हें लगातार मोटिवेट भी कर सकें। तो ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए और ये अच्छी जो चीज़ें हैं जैसा कि सर ने बताया वो आपको कहीं ना कहीं से आप में शामिल करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अभी से आप कोशिश करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। एक और सवाल मैं इसमें लेना चाहूँगा कार्यक्रम में। सर, हमारे दर्शकों को मेडिकल परीक्षा और मेरिट लिस्ट के बारे में भी कुछ बताएं कि इसको लेकर क्या प्रोसीजर है। देखिए, मेडिकल बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा प्रोसेस का जी, और ये 100% किया जाता है, बल्कि एयरफोर्स और नेवी के लिए कुछ और भी हायर पैरामीटर्स लेड डाउन हैं। इसके बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो नोटिफिकेशन निकलते हैं एनडीए और सीडीएससी में, उसमें बारीकी से हर चीज़ दी होती है। कम से कम 10 पेज होंगे इसके ऊपर। तो मेरा सुझाव ये है कि जो अभ्यर्थी हैं जो भविष्य में जाना चाहते हैं इस एग्ज़ामिनेशंस के द्वारा आर्म फोर्सेस में, कृपया करके अपना प्रॉपर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करें ताकि आप फिज़िकली और मेंटली फिट हों और आप में ऐसी कोई बीमारी, कोई ऐसा डिसेबिलिटी, कोई ऐसी सिंड्रोम ना हो जो आपको फौजी काम करने में रुकावट बने या आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े। तो वो व्यक्ति सेलेक्ट नहीं किया जाता है। नाउ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात और भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन से टोटल फ्री होना पड़ेगा ताकि आपका, जैसे मैंने बताया, मेडिकल डॉक्टर्स के पास बार बार विज़िट की ज़रूरत ना पड़े। स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं एज के हिसाब से। आप ये मत सोच के समझिए कि एनडीए के लिए ये है तो सीडीएससी के लिए भी यही होगा, नहीं। मैं आप सबको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किस एंट्री के लिए आप जा रहे हैं, एनडीए, सीडीएससी या दूसरे कोई और भी जो दूसरी और तरीके हैं आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए, सब में पैरामीटर्स अलग अलग हैं। आई स्टैंडर्ड्स किसी के लिए अलग है, हाइट के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं तो फ्लाइंग के लिए लेग लेंथ वगैरह कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो आपको जो एंट्री स्पेसिफिक आप देखिए कि मेरे लिए मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। अब आते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनती है वो ऑल इंडिया बेसिस पे बनती है और जिसके लिए आपने चॉइस की उसके हिसाब से बनती है। अभी है कि एनडीए के लिए जो कट ऑफ होता है वो फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, मेरिट लिस्ट पे वो 40% के आसपास जाता है और सीडीएससी के लिए 63% पे जाता है। ये है सब मेरिट लिस्ट के बारे में। बिल्कुल, ये मेरिट लिस्ट को लेकर तमाम जानकारी हुई। एक और सवाल सर इसी से कंटिन्यूटी में मैं लेना चाहूँगा। सर, विभिन्न अकादमियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रशिक्षण की योजना कैसे होती है, उसका क्या तरीका है? इससे पहले मैं एक बारीकी में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए के लिए जो एग्जामिनेशंस होता है उसमें आपका मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के ऊपर होता है और उसमें इंग्लिश भी शामिल है। और सीडीएससी के लिए जो होता है उसके लिए जो आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी है, उसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन है वो इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के शामिल है। अभी आप डिफरेंस बड़ा बारीकी से देखिएगा। सीडीएससी में अगर आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन ओटीए चेन्नई के लिए अप्लाई किया है तो उसमें मैथ्स का एग्ज़ामिनेशन नहीं है। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो अभी तक कट ऑफ जा रहा है रिटन एग्ज़ामिनेशन का, वो एनडीए के लिए करीब 40% होता है और 500 के करीब कैंडिडेट्स को रिटन एग्ज़ाम के बाद लिया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और सीडीएससी के अंदर जो कट ऑफ जाता है रिटन में रफली 48% के आसपास है। अभी जाते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। एनडीए में ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया कि पहली 3 साल है एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
पहले 2 साल आपकी ट्रेनिंग कॉमन होती है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टोटली कॉमन होती है, और बाद में जो ट्रेनिंग है वो आप 1 साल के लिए आर्मी वाले आर्मी की ट्रेनिंग करेंगे, नेवी वाले नेवी की करेंगे, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स की ट्रेनिंग करेंगे। साथ साथ में जो आपकी एकेडमिक परीक्षा है वो साथ साथ चलती रहती है। और आर्मी कैडेट्स जब एनडीए से ग्रेजुएट होता है उसको या तो बीएससी मिलेगी डिग्री, या बीए डिग्री मिलेगी, या बीएससी कंप्यूटर मिलेगी। नेवल कैडेट्स को बीटेक की डिग्री मिलती है, बट उसके लिए वो जब फाइनल नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, नेक्स्ट प्री कमीशन एकेडमी में, वहाँ जाके फाइनल मिलती है। उसी तरह से एयरफोर्स में बीटेक की डिग्री मिलती है, बीएससी और बीएससी कंप्यूटर की डिग्री मिलती है। मेरे समय में हमको सिर्फ 10+2 इंटरमीडिएट ही मिलता था। अभी एनडीए का स्टैंडर्ड्स एकेडमिक के लिए बहुत ऊंचा हो गया है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिलती है। अभी आते हैं कि ये जो एनडीए के कैडेट्स हैं वो कहाँ जाते हैं। एनडीए के कैडेट आर्मी वाले आईएमए में जाते हैं, नेवी वाले इंडियन नेवल एकेडमी में जाते हैं, एयरफोर्स वाले जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी में ब्रॉडली, और जो टेक्निकल वाले होते हैं वो टेक्निकल कॉलेज में जाते हैं एयरफोर्स के अंदर। सीडीएस एंट्री में देखिए सब जो डिफरेंस आता है कि ये ट्रेनिंग सीडीएस वालों की जो आईएमए में ट्रेनिंग होती है वो 18 महीने की होती है जी। सीडीएस के द्वारा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया है ओटीए चेन्नई में, उनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है। आईएमए में जाने वाले को परमानेंट कमीशन मिलता है, शॉर्ट सर्विस वाले और जो ओटीए चेन्नई में जाते हैं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। और आपको जब आईएमए में और आर्मी की जो ट्रेनिंग है ओटीए चेन्नई में, ये आपको एक इन्फेंट्री का ऑफिसर की सबकी को कॉमन इन्फेंट्री की लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप प्लाटून लेवल या कंपनी लेवल तक आप हैंडल कर सकते हैं, उस लेवल की दर्जे की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद में जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं आर्मी के अंदर। जी जी। इंडियन नेवी के अंदर आप की ट्रेनिंग जो है वो आप ग्रेजुएट कैडेट स्पेशल एंट्री स्कीम आप ज्वाइन करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर आफ्टर एनडीए, और ये सारे के सारे ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ही जाते हैं एनडीए एंट्री वाले, और ये ट्रेनिंग भी 18 महीने के करीब होती है। एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी 18 महीने की होती है। और ओटीए के मैंने आपको बताया कि 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल आरएस भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए पत्रिका की मेल आईडी पे, और अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचेंगे कार्यक्रम के जरिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए और पूरी चर्चा को सार्थक बनाने का प्रयास आपने किया। यूथ एंड सोल्जर में आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।